जय हिंद, भारत माता की जय। हमने अपने पिछले लेक्चर ज्योग्राफी के तीसरे नंबर लेक्चर में क्या चर्चा किया था? देशांतर चर्चा किया था, प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। और हमने ये बताया था कि किसी भी जगह का समय कैसे निर्धारित होता है और तिथि कैसे परिवर्तित होती है। ठीक, आज ये चौथा लेक्चर है। इसमें हम आपसे जो चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में चर्चा करेंगे। कुछ विद्यार्थियों का एक डाउट होगा कि सर आपने कुछ टॉपिक इसमें छुड़वा दिए हैं, तो वो टॉपिक्स हमें पता है कौन से हैं। आप जानते होंगे, जैसे कि ये टाइड के बारे में है, सोलर इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स, और जो ब्लू मून होता है, रेड मून होता है, इसके बारे में। और जो अम्बरा, पिनम्बरा, पेरेजी, अपोजी, एफहेलियन, पेरीहेलियन, इन सब चीज़ों को हम अब जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति वाला चैप्टर है उसके साथ पढ़ेंगे। उस चैप्टर को हम छोड़ के अभी चल रहे हैं, क्योंकि हमने अभी आपको ये पृथ्वी के बाह्य पटल पर जो चीज़ें जैसे अक्षांश, देशांतर, इंटरनेशनल डेटलाइन और प्राइम मेरिडियन, इन सब चीज़ों के विषय में आपको हमने बता दिया है। अब जो आज से हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं वो अर्थ के आंतरिक संरचना पर, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं अर्थ की आंतरिक संरचना। सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि अर्थ की आंतरिक संरचना हम देखते क्यों हैं, या क्या आवश्यकता है इसको समझने के लिए। देखिए, आवश्यक ये है कि पृथ्वी जो है, शुरू से ही वैज्ञानिकों के विषय में एक दिमाग में वो रहा कि जो अंदर से, मतलब एक प्रश्न उठता था कि क्या पृथ्वी अंदर से ठोस है, क्या पृथ्वी अंदर द्रव अवस्था में है, या पृथ्वी के अंदर के कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन से कॉम्पोजिशन है उनका। उन सब चीज़ों की जानकारी, जानते ही हैं मानव के अंदर सदैव ही प्रश्न रहते हैं चीज़ों को लेके। तो वही स्वाभाविक प्रश्न वैज्ञानिकों के मन में थे, और उन्होंने भूवैज्ञानिकों ने ही उन प्रश्नों को सुलझाने के लिए शुरू में कुछ अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसमें से रासायनिक रूप से हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की चर्चा करते हैं, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की चर्चा करते हैं तो हम इसको दो आधार पर विभाजित करके पढ़ते हैं। एक आधार होता है हमारा इनडायरेक्ट सोर्स, यानी कि अप्रत्यक्ष, और एक होता है प्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, दो दो आधार पर हम देखते हैं। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में जैसे हमारा अर्थक्वेक, भूकंप, टेम्परेचर, प्रेशर, ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, इन सब के विषय में जब हम देखते हैं तो उन्हें हम अप्रत्यक्ष, और एक जैसे हमारा मेटेरॉइट इम्पैक्ट होता है, मेटेरॉइट इम्पैक्ट उल्कापिंड से संबंधित, जो हमारे पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरते हैं उनका अध्ययन करके। ठीक, तो ये जो हमारे हैं अप्रत्यक्ष सोर्स होते हैं, जिससे हम अपने पृथ्वी का सिस्मिक एक्टिविटी इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारे होते हैं अप्रत्यक्ष सोर्स। और जब हम प्रत्यक्ष सोर्स की बात करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष सोर्स में मिलता है हमें, वो होता है वोल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ठीक, तो और दूसरा क्या होता है हमारा? और होता है डीप ओशन ड्रिलिंग, यानी कि जब हम ओशन में ड्रिल करते हैं तब, यानी कि ओशन को हम जब डीपली उसको गहराई से उसका खनन करके उसमें करते हैं, तो वो आता है डीप ओशन ड्रिलिंग। ठीक, जब हम डीप ओशन ड्रिलिंग करते हैं तब ये हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरीके से हम विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे, तभी तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्या। तो देखिए, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने के लिए सबसे पहला प्रयास किया गया था, वो ऑस्ट्रेलियाई एक वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक एडवर्ड स्विस। एडवर्ड स्विस ने अपना वो, जो आपने सियाल सीमा नीफे पढ़ा होगा एनसीईआरटीज में, तो उन्होंने इस विभाजन को बताया था कि पृथ्वी का जो रासायनिक आधार पर कंपोजिशन है वो सियाल सीमा नीफे, जैसे ये हम मान लीजिए पृथ्वी का एक स्लाइस, यानी कि एक टुकड़ा हम निकालते हैं और आपको दिखाते हैं, तो उन्होंने तीन भागों में विभक्त किया पृथ्वी को, और बताया कि पृथ्वी का जो पहला भाग है वो है हमारा ये क्रस्ट, क्रस्ट है, और ये मेंटल है, और ये है हमारा कोर। ठीक, तो उन्होंने क्रस्ट के बारे में जो बताया, उन्होंने कहा ये सियाल से बना है। सियाल का तात्पर्य है सिल्का,
प्लस एल्युमिनियम, ठीक। और जो हमारा ये मेंटल है वो सीमा से बना है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, ठीक। और जो हमारा कोर है वो नीफे, निकिल प्लस आयरन, ठीक। तो ये निकिल और आयरन से मिलके बना है, ठीक। तो ये उन्होंने दिया एडवर्ड स्विस ने रासायनिक आधार पर उसका विभाजन। लेकिन अब ये बहुत ही पुराना हो चुका है। अब जो आधुनिक तौर पर दिया गया है वो अलग है। इसमें उन्होंने ये बताया कि जो हमारा मेंटल है वो लगभग 84% के आसपास है, और जो हमारा कोर है वो कोर हमारा 15% के आसपास है, और ये जो है हमारा वो क्रस्ट 1% के आसपास है बाई वॉल्यूम। यानी कि अगर आयतन के आधार पर संजोने को कहा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा मेंटल, फिर उसके बाद हमारा आता है ये कोर, फिर आता है हमारा क्रस्ट, ठीक। तो ऐसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लेगा कि आप तीनों को वॉल्यूम के आधार पर संजोते हुए बताएं, ठीक। तो ये एक प्रारंभिक अवधारणा जो कि एडवर्ड स्विस द्वारा दी गई। अब हम जो आधुनिक तौर पर देखते हैं वो आधुनिक तौर पर हम इस तरीके का विभाजन देखते हैं, जिसमें उन्होंने इस कोर, मेंटल और क्रस्ट को अन्य विभाजनों में भी विभाजित किया, ठीक। तो जब हम इसकी चर्चा करते हैं आधुनिक तौर पर, तो सबसे पहले जो हमारा ये ऊपर से ये जो हमारा क्रस्ट होता है, क्रस्ट को हम इसके क्रस्ट को हम दो भाग में करते हैं, जिसको हम एक अपर क्रस्ट बोलते हैं और एक हम बोलते हैं लोअर क्रस्ट, ठीक। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, और ये हमारा होता है मेंटल, ठीक। ये हमारा मेंटल, और मेंटल के भी दो भाग, एक अपर मेंटल और एक दूसरा जो है हमारा वो लोअर मेंटल, ठीक। अब फिर हम कोर का दो भाग करते हैं, एक हमारा कोर हो जाता है अपर कोर और एक हमारा हो जाता है लोअर कोर। तो ये हमारा अपर कोर हो जाता है और ये हमारा हो जाता है लोअर कोर, ठीक। तो इस तरीके से हम आधुनिक रूप से विभाजित करते हैं। और साथ ही में हम ऊपर के अब अपर क्रस्ट से अगर हम प्रारंभ करें तो अपर क्रस्ट जो होता है वो दो क्रस्ट होती हैं इसमें। एक क्रस्ट में क्या होता है, एक तो जो हमारी क्रस्ट होती है वो भूपर्पट्टी, ये जो हमारी क्रस्ट होती है इसको हिंदी में भूपर्पट्टी बोलते हैं। तो ये जो हमारी क्रस्ट होती है ये एक ओसनिक होती है, यानी कि इसमें जैसे हम केवल इस पे अभी तो क्रस्ट और यहाँ पे साथ में ओशन भी तो होगा, केवल क्रस्ट ही क्रस्ट तो होगी नहीं, यानी कि जमीन के साथ साथ सब महासागर भी होंगे, तो महासागरीय क्रस्ट इसे बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या है, महासागरीय क्रस्ट है, ठीक। ये महासागरीय क्रस्ट है। और जो ये वाले क्षेत्र है पूरा, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि भूपर्पट्टी वाला क्रस्ट है। और ये जैसे कि इस चित्र में आपको दर्शाया गया है, तो ये जो है हमारा, ये हमारा कॉन्टिनेंट वाला क्रस्ट है। और ये जो हमारा है ये हमारा ये ओशनिक क्रस्ट है, ठीक। तो जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो हमारा मुख्यतः है वो हमारा ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक। और सादी चट्टान होती हैं ऊपर से, और फिर जो मुख्यतः नीचे स्तर पर होता है वो ग्रेनाइट से बना होता है, ठीक। और जो हमारी ये ओशनिक क्रस्ट हैं, यानी कि जो हमारे ये महासागरीय क्रस्ट हैं, वो महासागरीय भूपर्पट्टी हमारी किससे बनी होती है, बेसाल्ट से बनी होती है, ठीक। ये बेसाल्ट से बनी होती है। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। और उसके जस्ट नीचे जो हमारा ये होता है अपर मेंटल, ठीक। और अपर मेंटल और ऊपरी जो क्रस्ट को मिला के जो हम बनाते हैं वो हमारा लिथोस्फीयर बनता है, ठीक। तो हम जो पहले वाले भाग को बढ़ते हैं, एक तो अपर क्रस्ट हो गया, लोअर क्रस्ट, और फिर जो है अपर मेंटल, ये जो हमारा तीन मिलके ये क्या बनता है हमारा, ये बनता है हमारा लिथोस्फीयर, ठीक। ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लिथोस्फीयर हो गया। ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर। कौन सा, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और ये अपर मेंटल, ये तीनों मिलके हमारा क्या, लिथोस्फीयर का निर्माण करता है। इसी ऊपर को बस बहुत लोग कहेंगे सीधा क्रस्ट, क्रस्ट प्लस मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, क्रस्ट और अपर मेंटल जो है, अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, वो हमारा क्या बनाएगा, लिथोस्फीयर बनाएगा। तो ये हमारा पार्ट हो गया यहाँ पे लिथोस्फीयर, ठीक। अब हम नीचे आते हैं। जैसे ही हम नीचे आते हैं तो जो मेंटल, अपर मेंटल तो ये अपर क्रस्ट तो इसमें चला गया, तो जो लोअर क्रस्ट बचता है, लोअर क्रस्ट में हमारा क्या हो जाता है, ये
अपर मेंटल यहाँ गया और अपर मेंटल के जस्ट नीचे वाला जो होगा वो लोअर मेंटल होगा, और जो लोअर मेंटल होता है वो लोअर मेंटल जो होता है वो एस्थेनोस्फीयर इसका नाम दिया जाता है। ये एक सेमी डक्टाइल होता है, मतलब कि सेमी मॉल्टन मटेरियल का होता है। सेमी मॉल्टन मटेरियल का मतलब यह है कि ये पिघली हुई अवस्था में होता है, जैसे शहद होता है ना, ये शहद की तरह होता है। तो इसी पर ये जो हमारी ऊपर का लिथोस्फीयर है, अब भैया जैसे ये समझो, अगर मान लो शहद के ऊपर कोई ऐसी ठोस चीज रखोगे तो वो अपने आप धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा मोशन आएगा। मान लो अभी एक बाल्टी शहद गिरा दो और उसी शहद पर एक वो ले लो कापी का पन्ना, तो उसी पर रख दो तो देखोगी तो वो अपने आप ही फ्लोट करेगा, मतलब उस पर तैरेगा। ठीक, तो इसी तरीके से ये हमारी जो लिथोस्फीयर है इस एस्थेनोस्फीयर पर क्या कर रही है, तैर रही है। इसका जो विस्तार है हमारा, जो हमारा क्रस्ट है वो 0 से 100 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। ठीक, और क्रस्ट में है क्या क्या आपको बता दिया, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, और जब जब हम इसी के बाद जब हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं तो हम क्या शामिल कर लेते हैं, अपर मोस्ट मेंटल को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक, तो हमने एस्थेनोस्फीयर के बारे में बता दिया, लिथोस्फीयर के बारे में बता दिया। ठीक, और ये जो है हमारा इसके बाद आता है जो हमारा वो आता है ये मेंटल, लोअर मेंटल। ठीक, अब हमारा अपर मेंटल हो गया, लोअर में यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर हो गया आपको बता दिया मैंने, और ये हो गया हमारा लोअर मेंटल। ठीक, अब उसके जस्ट नीचे इसका विस्तार कहाँ तक होता है, इसका होता है यहाँ इससे 100 किलोमीटर तक, तो ये हो गया क्रस्ट हो गया। फिर उसके बाद वहाँ 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक पूरे मेंटल का होता है, यानी कि मेंटल सबसे ज़्यादा 100 किलोमीटर से लेके सीधा 2900 किलोमीटर तक पूरा कौन आता है, मेंटल आता है, यानी कि मेंटल का सबसे ज़्यादा भाग मेंटल का है। ठीक, और उसके बाद जो प्रारंभ होता है हमारा कोर प्रारंभ होता है। ठीक, तो अब इसमें देखने की और समझने की बात यह है कि जो हमारा ये वाला पार्ट होता है ये हमारा सॉलिड में होता है। ठीक, आप क्या समझे, सबसे पहले पूरा सॉलिड में आया। ठीक, सॉलिड के बाद फिर हमारा स्थेनोस्फीयर किस में आया, सेमी सॉलिड स्टेट में है, यानी कि अर्ध घुलित अवस्था में है। ठीक, अर्ध घुलित अवस्था में है। फिर हमारा जो लोअर मेंटल आता है वो सॉलिड स्टेट में है। फिर हमारा लोअर मेंटल जो हमारा सॉलिड स्टेट में है ये मैंने बता दिया। ठीक, और उसके बाद फिर क्या चालू होता है, क्रस्ट चालू होगा, और जो क्रस्ट चालू होगा वो क्रस्ट का जो पहला अपर क्रस्ट होगा वो हमारा लिक्विड में होता है। लिक्विड में होता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है, ये कंफ्यूज हो जाता है छात्र, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा क्यों, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल होंगे अंदर जाते हुए, और साथ में प्रीमॉर्डियल हीट। प्रीमॉर्डियल हीट जब हम पृथ्वी को जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय की जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी है, हीट है, उसे हम प्रीमॉर्डियल हीट कहते हैं। ठीक, और जो उसी प्रीमॉर्डियल हीट के कारण पृथ्वी के अंदर क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है कि वहाँ पे रेडियो जो पदार्थ होते हैं उनका जब क्षरण होता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट उत्पन्न होती है, और वही हीट अंतिम में क्या करती है, इसी मेंटल में से इसी जो ये हमारा ये वाला जो हमारा ये सॉलिड वाला पार्ट है, ये और ये जो स्थेनोस्फीयर है, यानी कि यहीं से जो घुलित अवस्था में होती है यही आगे चल के क्या कन्वेक्शन करंट बनाती है, और इसी कन्वेक्शन करंट को ऊपर ले जाती है, और यही कन्वेक्शन करंट जो भूपर्पटी को तोड़ के ज्वालामुखी के रूप में बाहर आती है, और वही भूकंप का भी कारण होती है। ठीक, तो ये समझ लिया। अब हम ये बता दिए आपको कि ये लिक्विड स्टेट में यानी कि घुलित अवस्था में, और जो हमारा इनर कोर है वो हमारा इनर कोर है, इनर कोर हमारा किस में है, वो सॉलिड स्टेट में है। समझ रहे हो, ये जो है हमारा ये पूरा सॉलिड स्टेट में है इनर कोर। ठीक, सॉलिड स्टेट में इसलिए है क्योंकि वहां पे जाते जाते ना कोर में जो सबसे भारी मात्रा के पदार्थ आयरन और निकिल नीचे हैं, और उनका जो गलन बिंदु है दाब के कारण बहुत गलनांक बिंदु बहुत बढ़ जाता है, जिससे वो क्या होते हैं कि वो पिघलते नहीं, वो कंपैक्ट होके गोला और के रूप में हो जाते हैं, और जब ये गोला और ठोस के रूप में हो जाते हैं और ये लिक्विड हो जाता है। अब बताइए, लिक्विड में कोई लोहे की गेंद तैर रही हो और खूब उसकी स्पीड हो, पृथ्वी की स्पीड आप समझ ही रहे हैं 29.4 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो आप समझ लीजिए इस स्पीड से अगर कुछ अंदर घूम रहा है तो आप वो क्या करता है, मैग्नेटिक इम्पैक्ट यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट उसका दिखने लगता है पृथ्वी पर, और इसी के कारण पृथ्वी पर चुंबक की वो बन जाती है, यानी कि एक चुंबक की तरह पृथ्वी बर्ताव करने लगती है। ठीक, और ऐसे 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 ही आपने देखा होगा कि चुंबक की तरह बर्ताव करने लगती है, क्योंकि बीच में लोहा है, और लोहा क्या है, गतिमान कर रहा है, ठोस अवस्था में है, और गतिमान क्यों कर रहा है, क्योंकि बाहर लिक्विड है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों पृथ्वी चुंबक की तरह बर्ताव करती है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र में क्या है, ठोस लोहे के रूप में एक बॉल तैर रही है। वो है क्या, वो हमारा इनर कोर है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये विभाजन मैंने इसीलिए समझाया है कि जिससे आप
आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक। तो आपने अपर को ये सारा इसका आधुनिक विभाजन देख लिया है, ठीक। जो हमारा 2900 से लेके 5100 किलोमीटर तक ये रहता है, क्या हमारा ये अपर कोर रहता है यानी कि आउटर कोर, और जो हमारा इनर कोर रहता है 5100 से लेके 6378 किलोमीटर तक रहता है, ठीक। और जो इसमें इन्होंने भी यही बताया था कि जो ये सबसे ज़्यादा ये मेंटल का भाग होता है, फिर उसके बाद हमारा इसका होता है वॉल्यूम, फिर इसके बाद इसका वॉल्यूम होता है। इसका जो घनत्व होता है वो लगभग होता है 2.75 से लेके 3 क्रस्ट का बता रहा हूँ, 3 होता है, और इसका जो होता है लगभग ये 5 से लेके 7 तक का होता है, ठीक। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम आगे। अब देखिए हम इस डिसकंटिन्यूटी को समझते हैं। डिसकंटिन्यूटी होता है क्या? देखिए असततता, जैसे कि इसका नाम से ही है कि कुछ चीज़ें असतत हो रही हैं, ठीक। तो असततता एक प्रकार का संक्रमण क्षेत्र होता है। संक्रमण क्षेत्र के ही आधार पर ही हमने इसे अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर के रूप में विभाजित किया है। तो कुछ ना कुछ संक्रमण क्षेत्र रहा होगा, कुछ कॉम्पोजिशन में चेंजेस रहे होंगे, इसी कारण तो हम विभाजन कर पाए, तो उसे ही हम असततता बोलते हैं, ठीक, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो जो हमारा कोलोराडो डिसकंटिन्यूटी होता है वो अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच होता है, ठीक। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में हमारा कौन सा होता है? कोलोराडो। और जो हमारा मोहरोविक होता है वो होता है हमारा लोअर क्रस्ट, यानी कि लोअर क्रस्ट ये होता है लोअर क्रस्ट, और साथ में अपर मेंटल, ठीक। लोअर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ये होता है हमारा मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, ठीक। और जो हमारा ये रैपिटी होता है डिसकंटिन्यूटी, ये होता है अपर एंड लोअर मेंटल, ठीक। यानी कि जो अपर मेंटल होगा, अपर मेंटल प्लस लोअर मेंटल, ठीक। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो रैपिटी होगी। और जो हमारी गुटनबर्ग होगी वो हमारी लोअर मेंटल के साथ होगी। इसको समझिए, ये है हमारा लोअर मेंटल, ये है हमारा लोअर मेंटल, ये है हमारा लोअर मेंटल, ठीक। और ये है हमारा आउटर कोर। तो ये यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी दिखी होगी, इस डिसकंटिन्यूटी को हमने गुटनबर्ग नाम दिया, ठीक। अब लेहमैन डिसकंटिन्यूटी क्या है? ये है डिसकंटिन्यूटी बिटवीन आउटर एंड इनर कोर। तो ये हमारा आउटर कोर हो गया था और ये हो गया हमारा इनर कोर। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे हमको दिखी होगी उसको हमने लेहमैन डिसकंटिन्यूटी का नाम दिया, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लो, कोलोराडो जो डिसकंटिन्यूटी है किसके? अपर और लोअर। तो ये हमारा अपर क्रस्ट हो गया और ये है हमारा लोअर क्रस्ट, ठीक। तो यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हुई इसको हमने क्या नाम दे दिया? कोलोराडो। और जो हमारे मोहरोविक है वो लोअर क्रस्ट, ये वाला लोअर क्रस्ट, और ये है जो हमारा डिसकंटिन्यूटी, और ये है हमारा अपर का मेंटल, ठीक। तो ये अपर का मेंटल और ये रही बात हमारी लोअर मेंटल। ये देखिए रेपिटी की बात करें तो डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल, तो ये हमारा अपर मेंटल हो गया और ये हमारा लोअर मेंटल हो गया, और ये रही हमारी डिसकंटिन्यूटी, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। गुटनबर्ग में अगर आएंगे आप तो ये लोअर मेंटल ये हो गया, और ये डिसकंटिन्यूटी, और फिर क्या है? आउटर कोर, ये हो गया हमारा आउटर कोर। फिर आएंगे अगर लेहमैन में, तो लेहमैन में हमारा क्या हो गया? आउटर एंड इनर। तो आउटर ये हो गया डिसकंटिन्यूटी लेहमैन, और ये हो गया हमारा इनर कोर। तो ये है हमारी डिसकंटिन्यूटी, ठीक। तो समझ में आ गया होगा आपको डिसकंटिन्यूटी, आपको आसानी से, ठीक। तो इसे ही हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, इसको समझना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने ये सब पढ़ लिया, तो अब इसको जैसे मैंने बताया कि आपको पृथ्वी का जो केंद्र है वो किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है, मतलब इनर कोर, और जो आउटर कोर है वो घुलित अवस्था में है। तो इन सब चीज़ों को सिद्ध कैसे करेंगे सर, पता कैसे चलेगा? आपने कह तो दिया, तो उसके लिए हमें सिस्मिक एक्टिविटी यानी कि अर्थक्वेक के बारे में, यानी कि भूकंप के बारे में समझना जरूरी है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना है तो हम उस भूकंप पर चर्चा करेंगे। तो ये मैंने अभी विभाजन बताया, अब विभाजन के बाद हम पहुंचे हैं अर्थक्वेक पर। अब अर्थक्वेक को समझने के लिए आपको मैंने पूरे क्रस्ट को बता दिया, और जो भी हमारे अपर मेंटल में ही जो हमने बताया था आपको कन्वेक्शन करंट, वो कन्वेक्शन करंट अपर मेंटल के कारण ही जब ये लावा, ये जैसे हमारा ये अपर मेंटल है, ठीक, और ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा अपर मेंटल है, अपर मेंटल, और ये है अपर मेंटल, ये है हमारा लोअर मेंटल, ठीक, और ये हमारा क्रस्ट है, ठीक। तो अपर मेंटल में जो सेमी मोल्टन मटेरियल के रूप में है, जिसे हम एस्थेनोस्फीयर में बोल रहे थे,
वो जब बाहर निकलता है इसको क्रस्ट को तोड़ के, ठीक, जैसे क्रस्ट को तोड़ेगा, एक कन्वेक्शन करंट थ्योरी का सिद्धांत है, उस कन्वेक्शन करंट थ्योरी के थ्रू वो होता है कि जैसे ये हमारी क्रस्ट हो गई ऊपर की, और मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा क्रैक बना था, ठीक, और ये हमारा मेंटल हो गया, और मेंटल से ही जो हमारा लावा है वो कैसे कन्वेक्शन करंट के रूप में ऐसे ऐसे चलता है, ठीक, ऐसे इस दिशा में ऐसे 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 चलता है, ठीक। तो जब ये कन्वेक्शन करंट लावा ऐसे घूमेगा तो इस वाले चट्टान को इधर करेगा और इस वाले चट्टान को इधर ठेलेगा। तो जब ये लावा ऐसे इस तरफ से इसको ऐसी गति प्रदान करेगा तो ये कुछ दिन बाद ऐसे दूर होते होते ये चट्टान दूर हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी और बीच में क्रैक डेवलप होगा और इसी क्रैक के थ्रू ऐसे लावा बाहर विस्फोट होके बाहर आ जाएगा, उसे ही हम वोल्केनो कहते हैं। और जब ये चट्टान दूर चली जाती हैं तो जब दूर जाएंगी तो कुछ मोशन होगा, गति होगी, और जब गति होगी तो ये चट्टाने जो है क्रस्ट होगा ऊपरी सतह, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह हिल जाएगी। तो उसी जो पृथ्वी का ऊपरी सतह जिसे भूपर्पटी कहते हैं, भूपर्पटी के अचानक कंपन को ही हम भूकंप का नाम देते हैं, ठीक। तो ये होता है हमारा भूकंप। इसके लिए आपको ये संवहन धारा सिद्धांत को जानना जरूरी था जिसकी आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था, ठीक। अब आगे हम समझते हैं ये, आप ये संवहन धारा सिद्धांत समझ गए होंगे, मैंने आपको बता दिया है। आप एक बार मैं आगे और भी इसको अभी चर्चा करूंगा। ये इस तरीके से होता है, ठीक। ये है हमारा क्रस्ट, और ये हमारा मेंटल होता है, ठीक, मेंटल, और ये हमारा कोर होता है, ये हमारा मेंटल। और इसी मेंटल में ही हमारे ऐसे इस तरीके से चलते हैं ये तरंग, कन्वेक्शन करंट, ठीक। ये क्या होते हैं, लावा होता है, ठीक, घुलित मैग्मा, ठीक। इस तरीके से मैग्मा इसी में वो करता है। और फिर जब ये धीरे धीरे जब ऐसे घूम रहा है तो भाई ये चट्टान इधर जाएगी, ये चट्टान इधर जाएगी, तो एक दिन क्रैक डेवलप होगा और ऐसे ही पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया इसका वो। अब हम समझते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जहाँ पर आता है, जिस स्थान से उत्पत्ति होती है पृथ्वी के अंदर, उसको हम फोकस बोलते हैं या इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, ठीक। इसको हाइपोसेंटर या फोकस भी बोलते हैं, ठीक। और जब ये पृथ्वी के लंबवत जहां जिस स्थान पर, मतलब परपेंडिकुलर जिस स्थान पर, जो कि इसके केंद्र से सबसे न्यूनतम दूरी पर होता है, वो हमारा ईपी सेंटर होता है, ठीक। उसे ही इम्पैक्ट एरिया बोलते हैं, ठीक। तो जैसे न्यूज यूज में सुने होंगे कि पृथ्वी का ये भूकंप का ईपी सेंटर कहाँ पे था, जैसे काठमांडू में था, नेपाल में था, इस तरीके से बोलते हैं, बताते हैं ना। तो वो ईपी सेंटर इसका एकदम लंबवत जो डिस्टेंस होता है वहीं होता है एकदम, मतलब इसके 90 डिग्री पर होता है ईपी सेंटर, जो इम्पैक्ट एरिया होता है। यानी कि जब तरंग यहाँ से निकलती हैं, सिस्मिक वेव यानी कि भूकंपी तरंग, तो जो सबसे पहले जिस स्थान को टच की लंबवत, उस वो स्थान हमारा ईपी सेंटर होता है, ठीक। ये समझ गए आप। अब ये बात दो समझ गए कि हाइपोसेंटर और ईपी सेंटर क्या है। अब इस जब ये हमारा ईपी सेंटर जब ये यहाँ भूकंप आई तो ये जैसे देखिए ये क्रैक डेवलप हुआ, इसी क्रैक डेवलप, अब इसी के क्रैक से हमारे ज्वालामुखी उखी का जो लावा होता है बाहर आता है, ठीक। अब ये क्रैक डेवलप हो गया, ठीक। सिस्मिक वेव रेडिएट फ्रॉम द फोकस टू अर्थक्वेक ना, ये हो गया हमारा। अब हम इसके वेव के बारे में समझ लेते हैं कि ये वेव क्या है, कितने प्रकार की सिस्मिक वेव होती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिस्मिक वेव को समझने के लिए हमें आपको बताना पड़ेगा इसके बारे में, टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव। टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव में हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं, एक बॉडी वेव्स होती हैं, ठीक, एक बॉडी वेव और दूसरा हम सरफेस वेव, ठीक। तो भाग में विभाजित करते हैं, एक और दो। तो जो हमारी बॉडी वेव्स होती हैं उनको हम दो, नंबर एक होता है एक पी और दूसरा होता है एस वेव। और जो हमारा सरफेस यानी कि बॉडी वेव से मतलब समझ रहे हैं, जो बॉडी के अंदर यानी कि जो अंदर अंदर चले, ठीक, यानी कि पी और एस वेव जो पृथ्वी के अंदर चलती हैं, यानी कि जो जमीन उसके अंदर सरफेस पर नहीं, जो बाहरी आवरण है पृथ्वी के अंदर चल रही हैं वो, ठीक। तो उसे हम बॉडी वेव कहते हैं। और सरफेस वेव जो पृथ्वी की सतह पर चल रही हैं, और पृथ्वी की सतह पर चलती कैसे हैं, वो बॉडी वेव्स के ही थ्रू इनका निर्माण होता है। बॉडी वेव पी और एस जब मिलते हैं जिस जगह पर, उस जगह जब मिल जाते हैं तो वहीं का जो वो होता है वो फिर सरफेस वेव में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक। तो इसे हम सरफेस वेव बोलते हैं। तो आप सरफेस वेव को समझ गए होंगे और बॉडी वेव को समझ गए। और जो इसमें पहला है वो पी, और इसका जो है एक यह है रेले वेव और ये दूसरा है जो लव वेव, ठीक, लव वेव। अब देखिए, अब हम पी वेव के बारे में समझेंगे। पी वेव क्या है? पी वेव, इसको हम आपको एक एक करके यहाँ पे
चारों को, जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ इतने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, हर परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अगर हम सबसे पहले पी वेव की बात करें, ये हमारा पी वेव है। तो पी वेव का जो है हम देख रहे हैं कि पी वेव ये उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। इस तरीके से तरंग चल रही है, ऐसे ऐसे, और देखिए यहाँ पे जगह ज़्यादा है, तो जो गति कर रही है हमारी ये तरंग, वो कॉम्पैक्ट हो रही है फिर एक्सपैंड हो रही है, कॉम्पैक्ट एक्सपैंड। तो इस तरीके से चल रही है, जैसे गुआली वाली देखे हैं ना गौवा में, तो जैसे चलती है मतलब तो उसी तरीके से ये चल रही हैं। ठीक, तो पहले पास होती है फिर दूर, ऐसे 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 आगे पीछे चल रहा है। ठीक, तो कैसे चल रही है, इसका जो प्रोपोगेशन है ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे पास, तो मतलब कॉम्पैक्शन हो रहा है। और वो तो यानी कि अपने ही स्थान पर माध्यम के कण कैसे गति कर रहे हैं, इसमें माध्यम के जो कण हैं वो समांतर गति कर रहे हैं, मतलब आगे पीछे आगे पीछे। ठीक, तो इसमें माध्यम के कण किसमें गति कर रहे हैं, समांतर। लिखिए, ये बिंदु लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पी वेव्स में माध्यम के कण समांतर गति करते हैं। ठीक, समांतर गति करते हैं। ठीक, और जो गति होती है इनकी बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे इनकी गति होती है। ठीक, तो बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। और जो ये इनका मीडियम, मतलब ये जा कहाँ कहाँ सकती हैं, ये सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती हैं, लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकती हैं, और गैस, यानी कि तीनों में ये जा सकती हैं। इनका जो वो होता है, और जो इनकी स्पीड होती है वो लगभग 6 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, इन ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में जा सकती हैं, और ये इनका 6 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड होती है। समांतर वो होता है, बैक एंड फोर्थ चलती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे पी की। ये हो गया हमारा, इसको हम प्राइमरी वेव बोलते हैं। ठीक, और ये हमारा एस जो वेव होती है इसको हम सेकेंडरी वेव बोलते हैं। ठीक, एस वेव, सेकेंडरी वेव। अब देखिए सेकेंडरी वेव किस तरीके से चल रही है। सेकेंडरी वेव जो चल रही हैं हमारी, वो हमारी कुछ चल रही हैं इस तरीके से। कैसे, जैसे कि हमारी प्रकाश की तरंग, प्रकाश की तरंग जिस दिशा में चलती हैं जैसे, उसी तरीके से। तो ये किस तरीके से हम हमें चलती हुई दिखा रही है, ऐसे इस तरीके से किसकी गति होती है, साउंड, यानी कि ध्वनि तरंगों की तरीके होती हैं ये। ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग की तरह होती हैं, यानी कि कैसी हो गई ये ध्वनि तरंग, कैसी हो गई, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग हो गई। ठीक, तो अनुदैर्ध्य तरंग हो गई, और ध्वनि तरंगों के समान है, इसीलिए तो ये हो गया महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम एस वेव की बात करें, तो जो एस वेव होते हैं इसमें जो इसके कण ट्रेवल करते हैं, यानी कि जो माध्यम में उपस्थित जो कण है उनकी जो गति होती है वो लंबवत होती है। कैसे, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ना, हर जगह जो गति हो रही है वो लंबवत हो रही है, हर जगह गति लंबवत हो रही है। ठीक, तो ये जो है हमारा लंबवत गति करते हैं, तो माध्यम के कण लंबवत, यानी कि इसमें 180 डिग्री पर गति कर रहे हैं ऐसे आगे पीछे, और इसमें 90 डिग्री यानी कि लंबवत। तो ध्यान रखेंगे कि माध्यम के कण की गति क्या होगी, लंबवत। और ये जो इनका जो मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन होता है कि मतलब कि ये गति किस किस माध्यम में कर सकते हैं, तो केवल और केवल ठोस अवस्था में, सॉलिड में, सॉलिड ओनली। ठीक, और ये हम दिखाएंगे आपको कि कैसे पता चला था अभी जब हम ये भूकंपीय छाया क्षेत्र को पढ़ाएंगे तब। ठीक, तो एक तो लंबवत माध्यम के कण, और साथ में सॉलिड हो गया, और जो इनकी गति होती है वो लगभग होती है 3 से 4 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड, ये इनकी गति होती है। ठीक, तो पी वेव समझ गए, एस वेव समझ गए। अब हम पढ़ेंगे ये रेले वेव के बारे में, रेले वेव। अब ये रिले वेव के बारे में जान लीजिए। रिले वेव जो होते हैं, और इनको साथ में समझ लीजिए, अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक, ट्रांसवर्स ना, तो ये अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ तरंग क्यों होती है, क्योंकि इनकी जो गति होती है वो माध्यम कण के लंबवत होती है, और प्रकाश की तरह होती है, यानी कि प्रकाश, जैसे पानी, आप पानी में आप पत्थर उत्थर मारते हैं तो जो तरंग उत्पन्न होती है ना, उसी तरीके की ये होती हैं। ठीक, तो ये पानी और ये प्रकाश की तरह दिखती हैं। ठीक, इसकी तरंग। ठीक,
अब चलिए हम रेले वेव के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें हम रेले वेव देखें तो ये जो हमारी सरफेस वेव है, जहाँ पर पी वेव, जैसे ये एस वेव चल रही है, ठीक, और इसी तरीके से हमारी पी वेव भी है जो कि बैक एंड फोर्थ ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे। तो जब ये हमारी एस वेव और पी वेव जब मिलती हैं तब हमारे ये सरफेस वेव का निर्माण होता है, और जो जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा उसमें बदल जाएगी। जैसे रेले वेव में आप यहाँ पर देखिए क्या है, ये ऊपर एंड नीचे में आपको दिख रहा होगा, यानी कि ये इस तरीके से चल रही हैं। तो इसमें यानी कि एस वेव का ज़्यादा इम्पैक्ट है, यानी कि एस वेव ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है इसमें, तो ये रेले वेव के रूप में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक। और जब इसका ज़्यादा वो हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, ऐसे ऐसे चलने लगती है, यानी कि ऐसे होगा, फिर ऐसे गति होगी, ऐसे गति होगी। तो जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है ये, मतलब कि पूरा ये ऐसे 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 हिला के रख देगी, तो ये सबसे ज़्यादा लव वेव डिस्ट्रक्टिव होती है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ये होती है, ठीक, लव वेव। और फिर उसके बाद ये देखिए तो रेले वेव के बारे में हम आप पढ़ा रहे थे आपको। रेले वेव जो हो गया, इसके बारे में अगर हम बताएं तो ये जो इसकी जो गति होती है वो 1 से 2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और ये अब ये सोचिए कि जो जितनी ज़्यादा गति होगी उसका उतना ही प्रभाव कम होगा, और जिसकी जितनी गति कम होगी क्योंकि वो धीरे से आएगा और पूरा एकदम झकझोर के जाएगा। अचानक होगा, जैसे हम ये ग्लास व्लास में ऐसे वो लगा के हटा लेते हैं तो ग्लास वैसे ही रखी रह जाती है, ग्लास गिरती नहीं है क्योंकि स्पीड से हम निकालते हैं। उसी तरीके से जितने स्लो रहेगा उतना ज़्यादा विध्वंस करेगा, क्योंकि हम धीरे से अगर कागज़ खींचेंगे ग्लास के नीचे से तो पूरी ग्लास गिर जाएगी, पानी भी गिर जाएगा। लेकिन जितना ही स्पीड कम होगा, यानी कि उस पर क्योंकि उस पर जड़त्व हावी रहता है, तो जड़त्व हावी होने की वजह से वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होती हैं, ये स्लो भी होती हैं और साथ में दो तरंग साथ में चलती रहती हैं, पी और एस मिलने के बाद ये बनती हैं, ठीक। तो जो हमारा हो गया 1 से 2 किलोमीटर इनकी पर सेकंड की स्पीड होती है। और ये जो हमारा रेले वेव होता है ये सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों में ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक, सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रैवल कर सकती हैं। और जो हमारी लव वेव है, अब लव वेव समझ लीजिए सबसे खतरनाक वेव होती है, वो तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये याद भी रखिएगा, सच में कोई मजाक नहीं है, सबसे मतलब कि डिस्ट्रक्टिव होती है। थियोरेटिकल भी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल तो आप जानते ही हैं। तो थियोरेटिकली भी ये सबसे ज़्यादा मतलब कि खतरनाक होती है, और इसकी भी स्पीड लगभग 1 से 2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और जो इसका एरिया ऑफ प्रोपोगेशन मतलब किस मीडियम में प्रोपोगेट करता है, तो ये केवल सॉलिड में, सॉलिड ओनली, ठीक। तो ये केवल है सॉलिड में ही मोस्टली ये वो गति करता है, ठीक। तो ये इसका मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन है। तो ये जो हमने आपको बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं, तो इनको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, हमने जैसे बताया कि अब ये हम ये छाया क्षेत्र के बारे में, अभी मैंने कुछ देर पहले एक शब्द प्रयोग किया, भूकंपीय छाया क्षेत्र। तो ये जो हमारा अर्थक्वेक पी वेव और एस वेव है, हमने क्या बताया कि जो हमारी पी वेव प्राइमरी वेव जो होती हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस में तीनों में जा सकती हैं, ठीक। लेकिन आपको उससे पहले अगर इसको समझना है तो आपको ये समझना होगा कि जैसे पृथ्वी जैसे जो सिस्मिक वेव हैं, भूकंपी तरंग हैं, जब वो रेयरर मीडियम में जाएंगी तो उनकी वेलोसिटी कम होगी। क्या होगी उनकी वेलोसिटी, भाई जब मीडियम में वो दूसरे प्रवेश करेंगे तो उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये देखिए जैसे हमारा ये सिस्मिक वेव है, सिस्मिक वेव जब रेयरर मीडियम में जाएगी तो उसकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, और जब सिस्मिक वेव डेंसर मीडियम में जाएगी तो भाई ठोस में ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी, क्योंकि पी किस तरीके से होती हैं, ध्वनि की तरीके से, किस तरीके से ध्वनि की तरीके होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। तो पी वेव यानी कि उसको जितना ज़्यादा मतलब उसमें घनत्व रहेगा उतना ज़्यादा वो, क्योंकि जिसमें जैसे ठोस चीज़ों में सबसे ज़्यादा घनत्व है तो उसमें ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी। तो वो जो हो इसमें, इसीलिए अगर ये रेयरर मीडियम यानी कि जो रेयर होगा उसमें मतलब घनत्व कम होगा, उसमें स्पीड कम हो जाएगी। और अगर सिस्मिक वेव ज़्यादा घनत्व डेंसर मीडियम में जाए यानी कि घनत्व वाली चीज़ में जाए तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यही इसमें आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक। तो अब देखिए आप यहाँ पे जैसे ये ईपी सेंटर हो गया, ईपी सेंटर क्या हो गया हमने बताया आपको, जो कि भूकंप का वो होता है जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक। ये हमारा ईपी सेंटर हो गया।
जहाँ पे हमारा ये इम्पैक्ट साइट है और ये हमारा फोकस हो गया। ठीक, तो ये हमारी इम्पैक्ट साइट है। तो जैसे ही भूकंपी तरंगे बॉडी वेव है, पी और पी वेव्स और एस वेव बॉडी वेव्स, ये कहाँ चलेंगी? ये पृथ्वी के अंदर अंदर चलेंगी। तो केवल दो ही को हम समझ पाएंगे यहाँ पे, पी वेव, क्योंकि वो सरफेस वेव तो यहाँ बाहर चलेंगी, उनसे मतलब नहीं है। तो अब जैसा कि हमने बताया कि आपको ये जो पी वेव है हमारी, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में जाएगी। लेकिन जब ये पी वेव ध्वनि तरंग होती है और ध्वनि की चाल लिक्विड में कम होगी, तो जहां पर लिक्विड आएगी या वहां पे इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेग इसका क्या होगा? कम हो जाएगा। और जब इसका वेग कम होगा, तो इसके डायरेक्शन में कुछ डिफ्लेक्शन होगा ना, मतलब कि उसका डायरेक्शन थोड़ा सा इधर उधर होगा। तो यही चीज आप इसमें देखेंगे कि ये जो है हमारी, जो हमारी ये है येलो वाली, येलो लाइन जो आपको दिख रही है, वो पी वेव्स है। ठीक, वो, और जो हमारी ये ब्लैक वाली लाइन है, वो एस वेव्स है। ठीक, तो पी वेव्स जो हमारी है, आपको आपको दिख रहा होगा। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, पी वेव के बारे में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस, और जो एस वेव के बारे में बताया था, उसमें हमने क्या बताया था? वो केवल ओनली सॉलिड में जा सकती है। ठीक, ओनली सॉलिड। तो ये बताया था ना। तो आप देखिए अगर, तो जो हम ये हमारा आउटर कोर क्या बताया था? आउटर कोर लिक्विड बताया था। तो लिक्विड में एस वेव जाएगी? एस वेव ओनली सॉलिड, तो लिक्विड में नहीं जाएगी। तो ब्लैक वाली जो लाइन आप देखेंगे, वो ब्लैक वाली लाइन है जहां से ये वाला पोर्शन चालू हो रहा है, ये लिक्विड वाला, वहां से डिफ्लेक्ट हो जा रही है। कहाँ? इधर बाहर की ओर चली जा रही है, यानी कि इस तरफ आ ही नहीं पा रही। यहाँ पूरा मतलब कि इसके आगे, इसमें पूरे एस वेव का कोई प्रभाव नहीं है, आपको नहीं दिख रहा होगा। एस वेव यहाँ दिख ही नहीं रही होगी। लेकिन हम पी वेव की बात करें, एलो वाली जो लाइन है, वो पी वेव है। और पी वेव तीनों में जा सकती है, लेकिन लिक्विड में इसका वेग कम होगा। और जैसे ही लिक्विड में प्रवेश करती है, तो पहले ऐसे आ रही थी और फिर हल्का सा देखो ये इधर हो गई। पहले ऐसे आ रही थी, फिर ये हल्का सा देखो ऐसे इधर हो गई, और फिर सॉलिड में आई। तो फिर देखो, तो थोड़ा सा सॉलिड में, मतलब जैसे जैसे इसका मीडियम चेंज हो रहा है, तैसे तैसे इसका वेग चेंज हो रहा है। और इसी वेग चेंज होने के कारण इसमें थोड़ा सा क्या होता है? डिफ्लेक्शन आता है इसके वेग में, और यही तरंग जो है डिफ्लेक्ट होकर थोड़ा अलग से यहाँ पे निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस एरिया में पी वेव्स हमारी नहीं आ पाती हैं। इस एरिया में पी वेव नहीं आ पा रही हैं। तो जो इस एरिया को हम बोलते हैं, उसे हम पी सैडो जोन बोलते हैं। यानी कि पी सैडो जोन, पी वेव का यहाँ पे छाया क्षेत्र बोलते हैं, पी छाया क्षेत्र। यानी कि यहाँ पे पी का जो है सिस्मिक वेव की एक्टिविटी नहीं दिखाई देती है। ठीक, तो वो होता कहाँ से? 105 डिग्री से लेके 140 तक इधर, और 105 यहाँ से लेके 140 तक इधर। ठीक, इस एरिया को हम पी सैडो जोन कहते हैं। अब एस सैडो जोन को, इसमें आप, मैं एक अलग चित्र में आपको एस सैडो जोन दिखा दे रहा हूँ। ठीक, एस सैडो जोन के लिए मैं आपको एक अलग चित्र में दिखा दे रहा हूँ। पी उसी में वो भी बना है, लेकिन आपको थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे ये देखिए, हमने बताया कि ये यहाँ पे ईपी सेंटर था पृथ्वी, ये हमारा कोर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? आउटर कोर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? इनर कोर हो गया। और जब हमारा आउटर कोर क्या था? हमारा लिक्विड था, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। ठीक, तो जब हमारा हमने एस वेव को क्या बताया? एस वेव किस में चलेगी? केवल सॉलिड में। एस मतलब सॉलिड, एस सेकेंडरी वेव, लेकिन एस से याद रखना कि सॉलिड, तो जिससे याद रहे आपको, तो सॉलिड में जाएगी। तो ये हमारा लिक्विड है। तो ये देखो, यहाँ से ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जा रही है, इसके आगे जा ही नहीं पा रही, क्योंकि भाई लिक्विड है ना, अब कैसे चला जाएगा? वो जा ही केवल सॉलिड में जाता है। तो ये देखो, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र हमारा जो बना, इसको हम बोलते हैं एस सैडो जोन एरिया, यानी कि एस छाया क्षेत्र। ये होता है 105 डिग्री इधर से लेके 105 डिग्री इधर तक। तो ये जो हमारा क्षेत्र बना, इस क्षेत्र को हम एस सैडो जोन एरिया कहते हैं, एस सैडो जोन। ठीक, तो ये हो गया हमारा एस सैडो जोन। ये हमारा पी सैडो जोन आपको बता दिया मैंने। ये बता दिया कि क्यों डिफ्लेक्शन होता है, वेग कम होने की वजह से। वेग क्यों कम होता है? रेयर मीडियम से में जब जाती है, और डेंसर मीडियम में बता दिया कि जब सिस्मिक वेव डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है, और रेयर में जाती है तो स्पीड कम हो जाती है। उसी की वजह से इन छाया क्षेत्रों का निर्माण होता है। तो इसी तरीके से सिद्ध किया गया था कि ये जो हमारा अपर कोर है वो लिक्विड अवस्था में है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड अवस्था में है। ठीक, तो इसी तरीके से हमने, क्योंकि पृथ्वी के अंदर तो अभी कोई घुसा नहीं कि घुस के जाके देख के आया, छू के आया कि घुला हुआ है, पिघला हुआ है कि नहीं। तो ये तरीका था पता करने का कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक, तो ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आशा करता हूँ कि आपने समझ को यहाँ पर विकसित किया होगा। मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको इस समझ को विकसित किया जाए, न कि यहाँ पे फैक्ट को रटाया जाए। तो चीज़ें आपको
आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने समझाने का प्रयास किया है, और हालांकि मैंने पूर्ण प्रयास किया है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं वो भी मैंने सम्मिलित किया है। अब इसके साथ ही हम अगले जो चैप्टर में मिलेंगे उसमें हम बताएंगे कि इन जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उनका मापन किस तरीके से किया जाता है, या ये थोड़ा सा समझ ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए जो हम मापते हैं ये उसको हम सिस्मोग्राफ पर मापते हैं। जो हमारे अर्थक्वेक यानी भूकंप जो होता है हमारा, भूकंप को मापने वाला जो हमारा यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ, ये एक प्रकार का ग्राफ होता है जो कि मान लो ऐसे लगा रहता है और इसी के ऊपर एक वो लोलक लगा होता है, और इस लोलक की वजह जब ये भूकंप आता है तो ये आगे पीछे ऐसे ऐसे बैक एंड फोर्थ जितना इंटेंसिटी होगा उतना हिलेगा और ऐसे ऐसे एक चार्ट पर पूरा बना देगा। ठीक, तो उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। और सिस्मोग्राफ का जो इंटेंसिटी, ये जो अपर और लोअर जो होता है, इसको पूरे को मापने के लिए दो तरीके के स्केल, एक रिक्टर स्केल होता है और एक मार्केली। ठीक, ये इंटेंसिटी नापता है, इंटेंसिटी नापता है, और ये 1 से लेके 12 तक होता है। ठीक, और ये जो होता है हमारा रिक्टर स्केल, ये हमारा मैग्नीट्यूड नापता है। ये भूकंप की तीव्रता को मापता है और ये भूकंप के परिमाण को मापता है, मैग्नीट्यूड को मापता है। ठीक, और ये 1 से 10 होता है, और ये लॉगरिथमिक होता है, लॉग यानी कि लॉग होता है, लॉग पर आधारित होता है, लॉग पर आधारित होता है। लॉग पर आधारित होने की वजह से अगर इसमें एक से, जैसे मान लीजिए ये 4 भूकंप बोलते हैं ना, 4 कहा है, ये 5 भूकंप की तीव्रता आई थी और 6, तो जब हम 4 से 5 जाते हैं तो 10 गुना इसकी तीव्रता बढ़ जाती है, और 5 से 6 गए तो 10 गुना इसकी तीव्रता बढ़ी। ठीक, तो क्योंकि ये लॉगरिथमिक है इसलिए इसका 10 गुना इम्पैक्ट, अगले पॉइंट पर जाने देते हैं तो 10 गुना उसका तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक, तो इससे मैग्नीट्यूड मानते हैं, 1 से 10 तक होता है, 1 से 12 तक होता है, इससे इंटेंसिटी मापते हैं। ये रिक्टर है, ये मार्केली है। ठीक, दो, इसको इतना ही था, ये इसको आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर अगले नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।